चैप्टर 2 का हम लोगों ने कर लिया था ना, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, फिर अभी चैप्टर 3 है आपके में। हम्म, मतलब वन तो, वन कौन सा था, वन कोई और है आपके में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन तो आ रहा है ना, बोलो, सिविक्स में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। सो constitutional the constituent assembly adopted the constitution of India on the constituent assembly, जो संविधान सभा थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली उसे कहते हैं जो संविधान बनाती है। एडॉप्टेड द, या जिसके समय में संविधान बना हो, एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन, कब किया था। वैसे तो 4 डेट दी हैं, 26 जनवरी है, 26 नवंबर है, 26 जनवरी, 49 है, 47, कौन सा सही हो सकता है। अब ये आप देख लो, हम लोग क्या बताएं, आप जो कहोगे वही लगाना पड़ेगा। कुछ आइडिया लग रहा है, देख लो। दैट इज़ 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको लागू कब किया गया, प्रोमलगेट कब किया गया बताओ। कि इसके लिए किसी अच्छे दिन का इंतज़ार था ना, जब उन्होंने कहा था पूर्ण स्वराज्य, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने, जो कांग्रेस की वर्किंग, क्या क्या चीज़, बोलो क्या बोल रही हो। हाँ, उसके बाद हुआ तो ये चीज़, ये इस समय अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसके 3 महीने बाद उसको क्या किया गया कि देश को सौंप दिया गया कि भाई हमने हमने इसको जो बना लिया है, अब ये, हैं, हाँ 3 महीने के बाद उसे सौंप दिया, फिर 26 जनवरी को कर दिया ना। अच्छा, ये असेंबली ने जो संविधान बनाया, 2 महीने हुए तो 2 महीने हो गए, बस ये है 26 नवंबर से 26 जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी 2 महीने हुए। अब 3 महीने नहीं है, 26, हाँ 2 महीने हुए। अब देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। विच सेंटेंस इज रॉन्ग अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सो पूछा गया क्या रॉन्ग है। ही वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। सो ही वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी दिया है कि वो चेयरमैन थे। ही वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। ही वॉज लॉ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ही वॉज फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। डी गलत है, क्योंकि वो रिपब्लिकन, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई थी। ही वॉज फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये चीज़ गलत है। बाकी महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था, चेयरपर्सन भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे, कानून मंत्री भी थे। व्हाट अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु। इनमें से कौन उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। हु अमंग
द फॉलोइंग was not the member of constituent assembly। तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, टीटी कृष्णामाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन संविधान सभा का कौन? कृष्णामाचारी, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, कृष्णामाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे, वो बस उनसे पूछा जाता था, लेकिन है महात्मा गांधी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, लोग उनसे पूछने जरूर आते थे। ही हैज़ टेकन इंटरेस्ट बट डिटरमाइनर तो थे, कई चीज़ें उन्होंने चेंज करवाई, बट ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन जेल फॉर, टीटी कृष्णामाचारी है। ये फुल फॉर्म से क्या मतलब है? बस उनका नाम कृष्णामाचारी के नाम से जाने जाते हैं, इतना ही है। ये साउथ इंडियन नेम से बहुत बड़े बड़े होते हैं। नेल्सन मंडेला रिमेन्ड इन जेल फॉर हाउ मेनी ईयर्स? मंडेला remained in jail for how many years? 28 years, 29 years, 30 years, 31 years? 28 years. Apartheid in South Africa was discrimination on basis of, किस बेसिस पे जो ये कलर? हाँ, अपार्थीड यानी पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका वाज discrimination on basis of gender, religion, race, economic status। चार चीज दी है। रेस। How many members had the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution? How many members had? 299 ऑप्शन नहीं है। Constituent Assembly who wrote Constitution? 200 है, 199 है, 198 है, 190 है। 199 Constitution चेक करता हूँ तो बताऊंगा। It is 199. Okay, the Indian Constitution came into effect on Constitution प्रभाव में कब आया? Came into adopt तो 26 नवंबर में कर लिया गया था, लेकिन ये प्रभाव में कब आया? हाँ, 26 जनवरी 1950, 2 महीने बाद, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था। अच्छा, ऑन व्हाट चार्जेस वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट? ऑन व्हाट चार्जेस नेल्सन मंडेला सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट? जीवन कैद की उन्हें सजा सुनाई गई किस आरोप में? कहा गया फॉर ट्रीजन, फॉर ब्रेकिंग लॉज, फॉर करप्शन, फॉर पजेसिंग इलीगल प्रॉपर्टी। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। तो किस बेसिस पर है? कि उन्होंने कानून तोड़ा था, कि करप्शन किया था, कि इलीगल प्रॉपर्टी थी, कि देशद्रोह के आरोप में? नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी थे, उनको तो भारत रत्न भी दिया गया। ट्रीजन
ज़बरदस्ती उन पर ट्रीज़न की देशद्रोह का आरोप लगा दिया। ये सबसे बड़ा आरोप है, किसी देश में रहो तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया ब्रिटिशर्स ने कि इन्होंने देशद्रोह किया है, जबकि वो तो अपार्थीड के लिए लड़ रहे थे। इन वॉट वे डिज द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिस्क्रिमिनेट अमंग द साउथ अफ्रीकन्स? इन विच वे, उन्हें कहाँ नहीं जाने दिया जाता था? इन विच वे डिड द सिस्टम ऑफ अपार्थीड, ये एक ऐसा सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स ने लिया था, डिस्क्रिमिनेट among the South Africans, the South Africans। तो पूछा गया restricted social contacts between the races, that is segregation of public facilities, or created race specific job categories, कि हर एक रेस के लिए अलग अलग जॉब थे कि ये लोग काले लोग अच्छे जॉब नहीं कर सकते हैं, और लोगों को मिलने से रोका गया कि काले लोग गोरे से नहीं मिलेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़, उनको जो लोक सुविधाएं हैं उनको उनका लाभ उठाने से मना किया गया कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, सारी ही बातें सही हैं, ऑल ऑफ द एबव। Now, why did the white regime decide to change its policies? Why did white regime, regime का मतलब शासनकाल, white regime का मतलब ब्रिटिश का शासनकाल, उसने अपनी पॉलिसी क्यों चेंज कर दी? Decide to change its policies, तो बताया गया है इंक्रीज इन प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारी प्रोटेस्ट होने लगी थी। गवर्नमेंट रियलाइज दैट रिप्रेशन वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट, कि अब लोगों को दबाए रखना बहुत मुश्किल है। राइज ऑफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड इन गवर्नमेंट फॉर द ब्लैक्स, या फिर गवर्नमेंट में ब्लैक्स लोगों के पीछे सिंपैथी आ गई थी, या फिर ए एंड बी, ए एंड बी दो सही है। देखो इसमें क्या है, वैसे भी हम आंसर देख लेंगे कि इंक्रीज इन प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल तो हो ही रहे थे लोगों में, और दूसरा क्या है कि दूसरा गवर्नमेंट रियलाइज कि अब और रिप्रेशन नहीं कर सकते इनको, और दबा नहीं सकते हो, अत्याचार नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड बी बोथ। सो यानी कि हाँ, दैट इज इंक्रीज इन प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल, और दूसरा क्या था? एंड गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट रिप्रेशन इज डिफिकल्ट, दमनकारी नीति। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? दमनकारी। रिप्रेशन इज डिफिकल्ट एनी मोर, यानी अब और दमन नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से उसने क्या किया, फिर अपनी पॉलिसी में चेंज किया, अपार्थीड की पॉलिसी में बदलाव किया। व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री? व्हेन डिड साउथ अफ्रीका became democratic country? That is 26 अप्रैल तो सही है, 1994, 1994 में, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और नाउ नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी क्या है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, साउथ अफ्रीका विंस फ्रीडम, वॉक टू फ्रीडम, आवर फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
ये इन्होंने लिखा अपने जीवन की आत्मकथा। सर साउथ अफ्रीका पर तो नहीं आएगा सर। अच्छा, साउथ अफ्रीका से नहीं आएगा, ओके। नाउ सर इंडिया का ही आएगा। हाँ, नाउ which of the following sentence is correct? Which of the following sentence is correct? चार चीजें दी गई हैं। All countries there have constitution are necessarily democratic। जहाँ constitution है वहाँ democracy है। क्या ये sentence correct है? यस सर है। जहाँ डेमोक्रेसी है वो वहाँ पर, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ डेमोक्रेसी है। हर देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई देश चल ही नहीं सकता है। तो ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक नेसेसरीली हैव कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर बी होगा। सो इसमें बी होना चाहिए। बी क्या करेक्ट है? बी, ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक, all countries that नॉर्थ कोरिया में किम जोन है वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, that are democratic। चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, necessarily have constitution, have constitution। ये देश को रन करने के लिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन। Now, where was 1931 session of Indian National Congress held? So, where was 31 session of Indian National Congress कहाँ पर हुआ? नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा सर दिल्ली में हुआ। हेल्ड। नागपुर, कराची, कलकत्ता, दिल्ली। सर दिल्ली। कराची। अब देखो, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शंस हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन इंडिया इन 1937। तो किस एक्ट के तहत जो लेजिस्लेचर इन इंडिया 1937 में अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है तुम लोग का इलेक्शन होगा, जो लेजिस्लेचर है भारत में अब चुने जाएंगे, लोग चुनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू विच एक्ट ये हुआ? इसके पहले तो चुने ही नहीं जाते थे, भारतीयों को कोई पूछता ही नहीं था। सो अकॉर्डिंग टू विच एक्ट वर द इलेक्शंस हेल्ड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, हेल्ड टू, जो प्रोविंसेस थी, जो स्टेट थी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर, तो इन इंडिया इन इन 1937 ब्रिटिश सरकार से ऐसा कौन सा फरमान आया था कि यहाँ पर चुनाव हुए 1937 में और यहाँ के लोगों को प्रतिनिधि चुना गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 and none of the above। कौन सा है? सर 35 1935। चेक करते हैं, सही कह रही हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक ऐसा ब्रिटिश सरकार से फरमान आया था कि ठीक है इनका चुनाव कराओ, जिससे कम से कम कुछ तो असंतोष कम हो लोगों के प्रति। लोगों के बीच में असंतोष था ना ब्रिटिश सरकार के, तो इसलिए ऐसा किया गया। नाउ which revolution in the world inspired the Indians to set up a socialist economy? Which revolution? बहुत जगह रिवोल्यूशन हुए, फ्रांस में हुए, रशिया में हुए, रशिया में ज़ार को हटाया गया, फिर
revolution in the world inspired the Indians to set up a socialist economy. हम लोगों के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड भी तो है कि हम अपने बीच में आर्थिक मतभेद कम करेंगे। तो किसने हमें प्रेरित किया ऐसा बनने के लिए? क्या ये फ्रेंच रेवोल्यूशन था, या टर्किश रेवोल्यूशन था, या रशियन रेवोल्यूशन था, या अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी? बताओ। रशिया के रेवोल्यूशन। रशिया में सब सोशलिस्ट है। वहाँ इंजीनियर को भी एक रोटी मिलेगी अगर गरीब को मिलेगी। वहाँ किसी की पेमेंट ज़्यादा नहीं है। समझ में आई बात? रशिया सोशलिस्ट है। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट यूनियन, यूएसएसआर नाम है कि नहीं? कल बताया था। सोशलिस्ट वर्ड आता है कि नहीं उसमें? बताइए। रशियन रिवॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसका नाम क्या था पहले? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इतना गरीब था कि वहाँ लोगों को एक रोटी नहीं थी। और जब सब लोग एक साथ काम करने लगे, सबका खेत सरकार ने ले लिया, तो लेनिन ने रेडियो पे प्रचार किया। वहाँ जो लेनिन थे, वहाँ के मुख्य प्रेसिडेंट, कि आज से आप लोग खुशी मनाइए, रोज सबको 2 रोटी खाने को मिलेगी। अब देखो, व्हेन डिड जो नहीं काम करता है उससे भी सबको काम करना था। इंजीनियर का काम करेगा, खेत वाला खेत का काम करेगा, लेकिन सबको मुनाफा बराबर है। ऐसा आप चाहते हो इंडिया में? नहीं तो फिर अब रशियंस में काम करने की इच्छा ही मर गई है। वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, नाकारा हो गया। उन्हें मालूम है कि जब इक्वल मिलना है तो मेहनत क्यों करो। सो व्हेन डिड द असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आपने बता दिया है, 26 नवंबर 1949। हाउ मैनी अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? कितने उसमें अमेंडमेंट हुए? हाउ मैनी अमेंडमेंट स्वर। हम लोगों ने पूरी तरीके से सोशलिस्ट वर्ड नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि हमने सबकी ज़मीन छीन ली हो, लेकिन हमारा प्रयास है कि सब एक जैसे पैसे वाले हो जाएं। बिफोर एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो क्या उसको लोकसभा में पेश किया गया? और फिर क्या उसमें अमेंडमेंट किए गए? लोगों ने कहा नहीं ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो बताओ, 500 अमेंडमेंट किए गए, 2000 किए गए, कि 1550 किए गए, या 1000? कितने कितने सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तब जाके हम लोगों ने अपना संविधान स्वीकार किया है। सो अबाउट 2000 इतना उसमें डिफेक्ट था, उसे ठीक किया, तब स्वीकार किया। हु एमंग दीज लीडर वाज ए बिटर क्रिटिक ऑफ महात्मा गांधी? कौन महात्मा गांधी को अपोज करता था, आलोचक था? दीज वर was a bitter critic of महात्मा गांधी। चार लोगों का नाम है: मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो वो कौन क्रिटिसाइज करता था महात्मा गांधी को? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जब संविधान बनने की बारी आई तो बहुत सारी जगह पर गांधी जी को अनशन करना पड़ा, तब जाके संविधान में संशोधन हुआ है। 22 डेज का भी अनशन किया है कि नहीं ये चीज़ हटाओ, नहीं तो वो रिजर्वेशन देने के पक्ष में थे कि हमेशा रिजर्वेशन मिले SC ST को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स, है अम्बेडकर, वही तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेंस विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट, उसे क्या कहा जाता है? प्रीफेस, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल।
बिगेन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा है कि नहीं आपके में, विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। सर ऑप्शन व्हाट इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पेज पे लिखा है, प्रीफेस, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ठीक है, प्रस्तावना। विच ऑफ दीज कंट्रीज इज आर एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक, विच ऑफ these countries is are example of republic, कहाँ पर रिपब्लिक है, यूएसए, इंडिया, इंडिया, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ऑल ऑफ द अबव, जहाँ पर चुनाव होते हैं और लोग चुने जाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि वो कौन था, रॉबेस्परे, उसी ने तो फ्रांस को रिपब्लिक बनाया था, जो चुन के आएगा तो समझो रिपब्लिक। तो क्या इन सभी जगह चुनाव होते हैं, इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं, सभी जगह किए जाते हैं, तो क्या हुआ, ऑल ऑफ द एबव, सभी रिपब्लिक हैं। गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज करेक्ट इन रिलेशन टू सोवरेन स्टेट्स ऑफ इंडिया, सो विच ऑफ दीज पोजीशंस इज करेक्ट इन रिलेशन टू, हम संप्रभुता हैं, मतलब हमें हमारी बात में कोई दखल ना दे, हम नहीं चाहते कि चाइना या पाकिस्तान या कोई और देश हमें सिखाए कि हम कैसे अपने को नीतियाँ निर्धारित करें। सो स्टेटस ऑफ इंडिया, तो इसमें यूएसए कैन डिसाइड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, क्या हम इससे पता चलता है कि हम सोवरेन हैं, जैसे यूएसए इराक की पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, तो क्या वो हमारी भी पॉलिसी डिसाइड कर सकता है, यूएसए कैन डिसाइड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। पॉलिसी, तो ये तो आपने ऑप्शन गलत बता दिया। यूएसएसआर कैन सपोर्ट सीपीआईएम इन सेटिंग अप इट्स गवर्नमेंट, यूएसएसआर कैन सपोर्ट, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट का राज है, तो यहाँ पर भी केरल में कम्युनिस्ट है, तो क्या वो सीपीआईएम को खर्चा या पैसा दे करके बोल देगा कि तुम यहाँ पर खूब चुनाव लड़ो और जीतो, ऐसा वो कर सकता है? सेटिंग अप ऐसा बाहर का कोई करेगा तो अपराधी मान लिया जाएगा। इट्स गवर्नमेंट हियर। तो द इंडियन गवर्नमेंट ओनली कैन डिसाइड्स इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। इंडियन गवर्नमेंट कैन ओनली डिसाइड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी। यही बात सही है, इसी को सोवरेनिटी कहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा दिन आप सेलिब्रेट करते हो? विच ऑफ इंडिपेंडेंस डे की रिपब्लिक डे? 13 फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड to mark the enforcement of constitution। तो चार चीज़ें हैं कि जो लागू हुआ, हम गांधी जयंती मनाते हैं कि रिपब्लिक डे मनाते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, ये कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट डे, कौन सा है?
इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को मनाते हैं, उस दिन तो अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन कब हमने लिया? कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से ही हमें इंडिया बोला गया, नहीं तो कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई हिंद बोल रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भारत लिखा गया, सबने भारत बोलना शुरू कर दिया। तो अब हमारा अपना संविधान हो गया, नियम हो गए, कायदे कानून हो गए, तो वो बड़ी चीज़ है कि आज़ाद होना बड़ी चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। उसके पहले तो हमको जो वहाँ का लास्ट था माउंट बेटेन, वो चलाता था। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो छोड़ के चला गया यहाँ से। तो कौन सा दिन महान है, आज़ाद होना या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना? आपको मालूम है फ्रेंच जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि स्क्रीन ब्लड हो गई। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मीराबियो रबेसई ने बनाया था ना, वही बड़ी बात थी कॉन्स्टिट्यूशन का बनना। बन गया, फिर उसके बाद तो उसे मानना ही पड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो इट इज़ रिपब्लिक डे। जानते हो कि उस दिन सारे राज्यों की झांकी निकलती है। कैसे निकलती? सब लोग ये बोलते हैं कि वी आर वन। इसका संदेश क्या है? दो देयर इज डाइवर्सिटी बट वी आर वन, ये चीज़ होती है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेट फॉर हाउ मैनी डेज। तो कितने दिन तक वो बैठ के उसने संविधान बनाया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली met for how many days? दो साल 11 महीने, 2 years 11 months। अब इसको काउंट करना पड़ेगा। 2 और 27 days, कितने दिन होते हैं ये? और 11 27 days टोटल करो तो पता चले इतने दिन लगे बनने में, संविधान बनने में। वैसे तो ये कहा जाता है, और बाकी इसमें लिखा है 114 डेज। उसमें से ये इतने दिन बैठी नहीं है, ये तो हमारे संविधान बनने के दिन लगे हैं। लेकिन 114 डेज के लिए वो इकट्ठे हुए, फिर अपना काम किया, फिर इकट्ठे। इतने दिन उनकी बैठक हुई। नंबर ऑफ असेंबलीज, समझ में आई बात कि नहीं? और ये स्पेन है। जब हम आज़ाद हुए और जब प्रोमलगेट हुआ, तब के बीच की तारीख है। और ये देखो, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, किस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? सर हाथ कट आएगा सर। बताओ कब आया फोर्स में? क्या 26 नवंबर को आया कि 26 जनवरी को? 26 जनवरी को आया है फोर्स में आना। अच्छा, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, और हमने स्वीकार कब किया? दो अलग अलग चीज। हाँ, सो व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ड याद रखना, केम इनटू फोर्स अलग है, अडॉप्टेड अलग है, गलती ना करना। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, तो ये है 26 नवंबर 1949 को हमने इसे स्वीकार कर लिया था। ओके ओके, एक मिनट ज़रा फिर से इसे ठीक करने दो। अभी ठीक होगी ना?
नाउ अब देखिए कि कुछ मैचिंग सेंटेंसेस हैं तो उनके बारे में देख लें कि कन्हैया लाल मुंशी, सो 25 नाउ एक मिनट, हम्म, 26 कन्हैया लाल मुंशी, तो ये क्या थे? क्या ये फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी थे? फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता पार्टी, तो एक इन्होंने पार्टी बनाई। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? दैट इज एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म। क्या वो सोशलिज्म चाहते थे भारत में कि सब के पास समान पैसा हो? डेमोक्रेसी एंड एंटी इंपीरियलिज्म, एडवोकेट प्रवर्तक थे ऑफ सोशलिज्म, डेमोक्रेसी के भी समर्थक थे, एंड एंटी इंपीरियलिज्म, यानी यहाँ पर शाही लोगों का शासन ना हो। एंटी इंपीरियलिज्म, राजाओं महाराजाओं का शासन ना हो। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? राजा महाराजा। वैसे उस समय बहुत सारे राजा महाराजा थे, जैसे क्या कन्हैया लाल मुंशी, तो कन्हैया लाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है सोमनाथ लाहिरी, सोमनाथ लाहिरी, ये कौन थे? लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लीडर। बोलो, बताओ। राइटर और डेटर, ओके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बलदेव सिंह कौन थे? बलदेव सिंह, लीडर, डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। लॉ मिनिस्टर कौन था हमारा फर्स्ट? बताओ। क्या बी आर अम्बेडकर थे? कानून मंत्री, उन्होंने ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो कानून मंत्री रहे होंगे कि नहीं? जयपाल सिंह कौन थे? कैप्टन ऑफ फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, कैप्टन ऑफ फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम जयपाल सिंह थे। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? क्या ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस रहे हैं? अब हमारे राष्ट्रपति तो थे ही, लेकिन एक साथ और भी चीज थे। 3 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस में 3 बार ये वो चुने गए। और अबुल कलाम आजाद कौन थे? दैट इज एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, पहले शिक्षा मंत्री थे। बोलिए। फाउंडर भी थे। हाँ, फर्स्ट यूनियन कैबिनेट,
तो और शिक्षा मंत्री भी रहे। तो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 9th MCQ। ओके नाउ इसके अलावा सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। ब्लर हुई है। सर अभी भी है। ब्लर हो गई है। ओके ओके एक मिनट ना मैं हाँ मैप स्किल्स। तो पहला चीज़ पूछा जाएगा लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। पहला है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और दूसरा है कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो अगर उत्तराखंड की कैपिटल क्या है जस्ट हाँ क्या हाँ एक मिनट सर ठीक है सर। हाँ जस्ट एक मिनट। सो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? क्या देहरादून है? सो अच्छा उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ दिखाओगे? देहरादून। हम ये मैप भी आपको PDF में भेज देंगे लेकिन अभी देख लो समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो कि दूसरी चीज़ पूछी गई है कि कैपिटल ऑफ असम। कैपिटल ऑफ आसाम। तो आपके में स्टेट बन के तो आएगी दिसपुर आ जाएगा। तो दिसपुर कहाँ पे है वो देख लो कि दिसपुर की लोकेशन देखो। ये देखिए एक मिनट दिसपुर असम का कैपिटल दिसपुर है। तो दिसपुर कहाँ लोकेटेड है ये आप देख लें। समझ में आई बात? ओके नाउ थर्ड थिंग है कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? छत्तीसगढ़। सही है। तो ये दिसपुर। कैपिटल ऑफ MP छत्तीसगढ़। अभी इसको भी दिखाते हैं। कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी पूछा गया है। सर लेकिन छत्तीसगढ़ तो अब अलग हो गया। हाँ हाँ तो उसकी राजधानी इंदौर होगी। ये देख लेते हैं कि भोपाल दैट इज छत्तीसगढ़ तो एक स्टेट बन गया। तो अब इसकी राजधानी क्या हो गई? भोपाल। और तमिलनाडु का क्या है? चेन्नई। चेन्नई। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ इंडिया भी बताना है। दिल्ली। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो कैपिटल ऑफ कर्नाटक क्या है? क्या बेंगलोर कि बेंगलुरु? बेंगलुरु। हाँ यस। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर। इट इज जयपुर। एंड कैपिटल ऑफ गुजरात। गांधीनगर। गुजरात। सो कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर। ये सही है गांधी नगर। नाउ अब आप देखो बहुत छोटी सी जगह है जहाँ दिल्ली लोकेटेड है। ध्यान से देखो कि दिल्ली को आपको कहाँ पे दिखाना है। कर्व दिख रहा है?
यूपी के बीच में, तो वहाँ पे दिखाना है। अब देखो जयपुर कहाँ दिखाना है, जयपुर की पोजीशन गांधीनगर गुजरात के ठीक एक्चुअली ये हो गया, गांधीनगर गुजरात के बीच में दिखा दो गांधीनगर। अच्छा आएगा, वो तो आएगा, तो उससे पता चलना है। ये देखो भोपाल कहाँ है, एमपी के ठीक बीच में। यस सर। अच्छा इसके अलावा बेंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटक में नीचे की तरफ, पता होना चाहिए कि ये बेंगलुरु। और चेन्नई बिल्कुल कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी है। देहरादून हमने आपको पहले ही बता दिया, देहरादून है, और दिसपुर भी बता दिया। असम तो पहचानते हो, टी टाइप है असम, देख लो, है ना, टी होती भी है और टी टाइप भी है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स इन गिवन मैप। दूसरा बताया जा रहा था स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री चाइना नेपाल एंड भूटान। द स्टेट विच शेयर्स, ऐसा कोई स्टेट है विच शेयर्स इट्स बाउंड्री, अरुणाचल प्रदेश सर, चेन्नई का, चाइना से बाउंड्री विद और सर म्यांमार से। चाइना ने, एक ही स्टेट बताना है, नेपाल एंड भूटान, 3 से शेयर करता हो। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, ज़रा इसमें देखो, ये है इंडिया। तो भूटान आपको पता है कहाँ पे है, ये भूटान है, ये भूटान है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, अभी देखो ऐसा कौन सा स्टेट है, यहाँ दिखने में आ रहा है सिक्किम। क्या ये जो बीच में जो सिक्किम है, क्या ये भूटान के पास भी है, देख लो। और क्या ये नेपाल को भी टच कर रहा है, और क्या ऊपर चाइना है उसको भी टच कर रहा है। यस सर। तो इसलिए उस स्टेट का क्या नाम बताया जाएगा, सिक्किम। जब इंडिया की बारे में बताओगे तो ये इंडिया का ये मैप है, ये बीच में है सिक्किम, ध्यान देना, ये है सिक्किम। समझ में आई बात। और सिक्किम के एक तरफ क्या है, क्या नेपाल, एक तरफ क्या है, भूटान। और ये तो नेपाल भूटान हो गया, और ऊपर क्या है, चाइना। तो इससे पता चलता है ये सिक्किम है। नेक्स्ट देखिए, आगे पूछा गया है द स्टेट विच शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ चाइना एंड पाकिस्तान। ऐसा भी कोई स्टेट है क्या, द स्टेट विच शेयर्स, सर जम्मू एंड कश्मीर। हाँ ये पहले का मैप है एक्चुअली, अब वो स्टेट रह नहीं गया। इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, बाउंड्री, ऐसा तो फिर कोई नहीं होगा। हाँ फिर और कोई नहीं है, विद बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, फिर कोई और नहीं है। तो अगर आगे देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर था, अर्लियर था, लेकिन वो JNK अब नहीं रह गया कोई, क्योंकि वो यूटी बन गया है। नेक्स्ट देखो, द स्टेट हैविंग कॉमन लैंड एंड सी बाउंड्री विद पाकिस्तान, द स्टेट हैविंग सर राजस्थान। कॉमन लैंड, हमारे यहाँ से सी मिलता है क्या, लैंड एंड सी बाउंड्री, सर पंजाब से मिलेगा। देख लो अभी दिखा रहे हैं। सो सी बाउंड्रीज विद, सबसे ज़्यादा कहाँ के वो मल्लाह पकड़े जाते हैं, जो फिशरमैन पाकिस्तान में, बताओ। तो कौन सा ऐसा है जिसकी लैंड और सी बाउंड्री मिलती है, क्या गुजरात है, गुजरात का ये लैंड पार्ट मिल रहा है पाकिस्तान से, और हमारा 12 मील और उनका 12 मील का दोनों कॉमन हो गया, क्योंकि 12 माइल का सी होता है किसी का देश का। तो हमारा और यहाँ से पाकिस्तान का शुरू, यहाँ से हमारा, तो यहीं डिस्प्यूट होता है।
मछली पकड़ने के लिए। नाउ अब देखिए, तो वो गुजरात हुआ। नेक्स्ट इज द an Indian state that shares its boundary with Bangladesh and Myanmar. An Indian state सर which तेलंगाना। shares its, हमने आप लोगों को मैप भेजे हैं कि नहीं अभी? अभी तक भेजे हैं मैप का पूरा वो PDF? सर नहीं। तो भेज देंगे विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बांग्लादेश सर अभी आपने म्यांमार बोला ना। एंड म्यांमार, सही बात कहती हो, म्यांमार। तो ये कौन है जो बांग्लादेश और म्यांमार से, जिस ऐसा कोई स्टेट है? तेलंगाना। आप बताइए, हम तो आपको दिखा देंगे। ये है कोई एक स्टेट जिसका नाम बताओ, उसका नाम। अगर एक मिनट, ये देखो, क्या ये जो मिजोरम है ये बांग्लादेश से भी मिल रहा है और म्यांमार से भी मिल रहा है? सर यहाँ पे कोई ऐसा स्टेट है ना जिसका नाम जिसका नाम त्रिपुरा? तेलंगाना। त्रिपुरा, सर वो यहीं पर है क्या? ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, दिखाएं? सर फिर त्रिपुरा होगा ना। मतलब अब बांग्लादेश कहाँ तक है? ये है बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार। और त्रिपुरा ये है, तो त्रिपुरा कहाँ म्यांमार से मिल रहा है? ये बांग्लादेश एक यहाँ पतला पतला इधर तक नहीं गया है। तेलंगाना में तो नहीं है। तेलंगाना कहाँ नीचे है, ये कहाँ मिलेगा किसी से? तो मिजोरम है, मिजोरम लिख लें आप। सो मिजोरम। अच्छा, स्मॉलेस्ट एमंग द स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विथ पाकिस्तान। तो ऐसा कोई स्टेट, स्मॉलेस्ट एमंग द स्टेट। सर पंजाब है। एक बार दिखा दीजिए। ओके, नाउ smallest among states sharing border with Pakistan। तो कौन सा ऐसा है जो, सर पंजाब भी तो छोटा है। पंजाब छोटा है और इसकी बॉर्डर पाकिस्तान से मिल रही क्या? जैसे मिल रही है ना। तो पंजाब लिखो फिर, पंजाब। नाउ आप देखिए, लोकेट एंड लेबल की थर्ड क्वेश्चन, लोकेट एंड लेबल नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। लेबल करने को कह रहा है। पहला, नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया। तो नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड हम कैसे लोकेट करें? ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ये है, ये जहाँ पे इंदिरा पॉइंट लिखा है, क्या वहाँ पे सारे हमारे अंडमान निकोबार की आखिरी लाइन है क्या? इंदिरा पॉइंट जो डूब गया है, समझ में आई? तो यहाँ से एक लाइन खींच देंगे कि नहीं? इधर से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचोगे स्केल से, यहाँ तक इंडिया है कि नहीं? 8.8 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड पे, बोलो 8.4, 8 डिग्री 4 मिनट। तो यही है नदर्न मोस्ट। ये नहीं कि यहाँ ना खींच देना कन्याकुमारी पे, यहाँ से खींचना जो इसका आखिरी है लक्षद्वीप का और जो इसका आखिरी है, जो, हाँ बोलो। सर श्रीलंका नहीं है? आने दो, हमारा, हम अपनी कंट्री देखेंगे कि दूसरी देखेंगे? उसके पहले आप ये कहोगे देखो म्यांमार आ गया, उसको क्यों कवर कर लिया? सब कवर होंगे, उससे हमें क्या लेना देना? कहोगे पाकिस्तान आ गया ऊपर, क्यों कवर कर लिया?
बताओ। हम अपना देखेंगे कि हमारा आखिरी कहाँ पड़ रहा है, बोलो बताइए, समझ में आई बात। तो ये आप इसमें नदर्न मोस्ट लेटीट्यूड आप ड्रॉ कर लेना। दूसरी बात कहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ तक ले जाओगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो पहला वाला कोना है यहाँ से उठाना, ये पहला कोना ऊपर वाले, और वहाँ से ले जाके फिर कहाँ पे, त्रिपुरा से ले जाना। त्रिपुरा दिख रहा है, तो त्रिपुरा से गुजार देना पहले कोने से लेके त्रिपुरा तक, ठीक है कि नहीं? या बांग्लादेश के बीच से, बांग्लादेश तो जानते हो, तो वहाँ से कर देना। अच्छा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? सदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट वो हमने गलत बता दिया था। नॉर्दर्न मोस्ट तो ऊपर देखा जाएगा ना, जो अभी दिखाया था वो कौन सा था? क्या वो सदर्न मोस्ट था? वो तो अब हम देखेंगे नदर्न मोस्ट, जो 37 डिग्री और कितने मिनट है, 60 मिनट, वो नदर्न मोस्ट है। वो बिल्कुल टॉप पे दिखाना। अब ये तो आसान है दिखाना, नहीं? सबसे ऊपर एक लाइन खींच दो, और ये वाला सदर्न मोस्ट है। जो नीचे दिखाया है वो कौन सा था बताओ, नीचे वाली लाइन, क्या वो सदर्न मोस्ट है? हाँ, तो ये तीनों चीज़ें आपको दिखा देनी है। अब आगे पूछा गया है कि फीचर्स आर मार्क्ड बाय नंबर, कि अलग अलग नंबर दिए गए हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं कि ये जो लाइन जा रही है ये कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट, हाँ बोलो। वो थोड़ा ऊपर नीचे करने पे हो जाता है, सही हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, देखो लिखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट, पूरा लिखना। ग्रीनविच कहाँ पर है? यहाँ इंडिया में थोड़ी, वो लंदन में है, वो 0 है। वहाँ से हम लोग 82 लेटीट्यूड पे है ये। समझ में आया? अब देखो, इसके बाद ये कह रहा है 1 है, और 2 को भी कह रहा है। ये 2 क्या है, ये कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ 1 है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट, जो मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरती है। अच्छा, 3 कह रहा है, ये 3 क्या है? ये 3 क्या है? क्या कन्याकुमारी है क्या? ठीक है, तो 3 में पूछे तो बता देना कहाँ पे है, देख लो। क्या? नॉर्थ का देख लेंगे अभी। जम्मू कोई पॉइंट होगा ना, पूरा जम्मू कश्मीर थोड़े ना बोल दोगे, ये पॉइंट देखना पड़ेगा, नदर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है। अच्छा, ये तो बात हो गई। लोकेट एंड लेबल ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड। अब ये कह रहा है कि ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड क्या है? 97 ईस्टर्न 97 मोस्ट, हाँ ये ठीक बताया है, तो वो लोकेट कर देना। और पामीर का पठार, पामीर नॉट, और इसके अलावा वेस्टर्न घाट कहाँ पे है वो भी करना। वेस्टर्न घाट तो नीचे है। हाँ, और बेतवा रिवर, बेतवा एमपी से जाती है, बेतवा रिवर। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या? इंदिरा पॉइंट पहले हुआ करता था, बोलो। अभी तो डूब गया ना। मेन लैंड ऑफ इंडिया। अच्छा, तो पहले हम ये देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड। तो जरा ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड देखो, वो कौन सा ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड जिसे अभी आप बता रही थी, वो कहाँ पे दिखाओगी? तो लोकेट कर लोगी अगर वहाँ डॉट लगा रहेगा तो। अच्छा, अब सेकंड पामीर नॉट जो आपने पूछा, क्या वो नदर्न मोस्ट है?
ये देखो ऊपर पामीर, पामीर नॉट लिखा है। अच्छा बेतवा रिवर देखो, बेतवा रिवर दिख रही है। बेतवा रिवर कहाँ पे है, ऐसे लाइन बनाना कर्व, जो पूरा कोर्स है वो दिखाया जाता है। क्या यूपी के लास्ट से निकल रही है और एमपी पूरा जा रही है? हाँ मध्य प्रदेश में जाती है बेतवा रिवर। चंबल, बेतवा, कोसी ये सब हैं, तो ये बेतवा रिवर। अच्छा वेस्टर्न घाट एक लाइन से दिखा दोगे क्या? ये वेस्टर्न घाट हो गया। और अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट कोई पूछेगा तब क्या करोगे, वो कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी बता देना। नाउ अब आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं कि फिफ्थ, लोकेट करो ए माउंटेन पास, माउंटेन पास, ए माउंटेन रेंज, एक मिनट। सो माउंटेन पास, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज। नेक्स्ट इज रिवर, दक्षिण गंगा, अ रिवर नोन एज दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। सर दक्षिण ईस्ट को बोलते हैं ना? दक्षिण, दक्षिण साउथ को कहते हैं गंगा, साउथ गंगा जिसको, मतलब साउथ की गंगा कौन है? क्या कावेरी है? वही सबसे पवित्र नदी है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, आउटर मोस्ट क्या कराकोरम रेंज है ना? बीच वाली ग्रेटर हिमालय है और नीचे वाली लोअर जो कि शिवालिक है। अच्छा वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। अब कई चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। एक माउंटेन पास भी पूछा गया है, एक माउंटेन रेंज भी पूछा गया। पास का मतलब समझते हो कि पहाड़ी के बीच से, जो बीच से होता है और पीछे के पहाड़ों तक हमें मिला दे, तो उसे माउंटेन पास कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि माउंटेन पास कहाँ पर है, तो ये देखो, ये चीज़ अगर दिखाओगे तब माउंटेन पास मानी जाएगी। कि यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है आपको माउंटेन पास, तो इसे पास दिखा देना। अगर ऐसे लिख के देगा तो मतलब एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाने के लिए नीचे से दूसरे माउंटेन आप जो है ग्रेटर हिमालय से कराकोरम चले जाओगे। अच्छा दूसरा क्या बताया था, क्या माउंटेन रेंज, तो क्या ये एक रेंज है हिमाद्री वाली, ग्रेटर हिमालय की पूरी पर्वत पूरी शैली है। पास को ऐसे दिखाते हैं और रेंज का मतलब पूरा बहुत लंबा पहाड़ 600 किलोमीटर तक। सर इसका नाम क्या था सर? अब ये तो बीच वाला है, हो सकता है कि इंदुस रेंज हो चाहे हिमाद्री रेंज हो, मुझे तो हिमाद्री लगता है बीच वाली रेंज है ये। सर लास्ट वाले का मतलब सबसे बड़े वाले। सबसे बड़े वाले का अभी हम सबका बता रहे ना। पहले वाले का माउंटेन पास लिख लेना, इसको माउंटेन रेंज लिख लेना। और 3 क्या है, 3 में हमने कहा था कि दक्षिण गंगा रिवर कौन सी, ये बताओ ये दक्षिण गंगा रिवर कौन सी है? ये दक्षिण गंगा रिवर है, तो यही है दक्षिण गंगा, इसी को कावेरी है दक्षिण गंगा। अच्छा इसके बाद यहाँ पर, अच्छा इसका नाम लिखो, जो माउंटेन पास है इसका नाम लिखोगे शिल्पी का पास। कौन सा पास है? शिल्पी का पास। और माउंटेन रेंज कौन सी है जो अभी हमने दिखाई थी? जस्कार रेंज। कौन सी रेंज है? अच्छा दक्षिण गंगा रिवर गोदावरी कह रहा है, कावेरी नहीं बोल रहा है, गोदावरी है। और आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, जहाँ हिमालय ख़त्म हो जाए, तो आउटर मोस्ट 4 को कह रहा है आउटर मोस्ट, सो दैट इज शिवालिक। यहाँ पे कौन सी है? शिवालिक, शिवालिक है, चौथी वाली शिवालिक रेंज है। तो चौथे में क्या लिख लोगे? दैट इज
शिवालिक। और पांचवा क्या कह रहा है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, तो वो कौन सा है, क्या भाखड़ा डैम है, जो कहाँ पर है, भाखड़ा डैम यहाँ पे है, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में, वैसे तो पंजाब में लिखना चाहिए, तो ये यहाँ दिखा रहा है ग्रेविटी डैम, ठीक है। तो भाखड़ा डैम है यहाँ लोकेट करने को, डैम पूछे कि दिस इज डैम तो क्या लिखोगे, भाखड़ा नांगल डैम। सो एक मिनट जस्ट भाखड़ा नांगल डैम। अब देखिए, हाँ भाखड़ा नांगल डैम देखो, ठीक है ना। और ये पूरी गोदावरी रिवर की रेंज है ऐसे। तो हमारी जो साउथ की दक्षिण गंगा रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी रिवर। यही सारे मैप आपके में, वो देखो एक इसमें देखो शिल्पी का पास, ये सब मैं भेज दूंगा आपके पास, भाखड़ा नायगा, ठीक है। तो यही मैप आप शिल्पी ला पास, ला लिखो, शिल्पी ला पास है, जो जिला पास, शिल्पीला पास, ला वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर रा बोलते हैं कि राम रौ, हाँ तो इस तरीके से है, और उस तरीके से वहाँ ला बोलते हैं, शिल्पी ला पास। ओके, हम इसका PDF भेज देते हैं, थोड़ी देर में वीडियो भी आ जाएगा।